कुशवाहा वोट छिटक रहा था जी कि राजा राम कुशवाहा भारी पड़ रहे हैं। एक लहर पवन सिंह है, नो डाउट। कि उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझ के हराने के लिए कोशिश धोखा दे रहे हैं। धोखा दिया जा रहा है। फिर यही दिन वो नजर आते हैं मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करते हुए। खेसारी लाल यादव पवन सिंह के पक्ष में है या वो आरजेडी के पक्ष में है। कलाकार जो होता है वहाँ कलाकारी करके चला जाता है, तो खेसारी लाल यादव तो कलाकारी करके चले आएंगे। हाँ, मीसा भारती ने जबरदस्त मेहनत की है इस बार कि तीसरी बार कम से कम चाचा को हरा दे। राम कृपाल यादव को चुनौती देते हुए चुनौती देते नजर आ रही है। ना मैंने उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू लिया, ना मैंने पवन सिंह का लिया, और ना ही राजा राम कुशवाहा का लिया। अपनी दोस्ती कहिए या जो पवन सिंह और खेसारी कहते हैं कि हमें कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन हमारा रिश्ता छोटे भाई बड़े भाई वाला है, तो खेसारी वहां पे गए। जीत की मार्जिन होने जा रही है, वो कम हो, वो एकदम कम हो। मुझे अश्विनी चौबे ने काम नहीं किया, उन्होंने बक्सर के साथ नाइंसाफी की है। लेकिन मिथिलेश तिवारी को दिया ना, चेहरा बदल नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया कि मिथिलेश तिवारी यानी कि मिस्टेक तिवारी। जहानाबाद में भी देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय नहीं मानूं, मैं मानूं कि दो पक्ष के बीच में मुकाबला है। देखिए भूमियार गोलबंद हो चुके हैं अरुण कुमार के पक्ष में, दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव एक मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो लड़ाई मुझे जो लग रही है वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव और अरुण कुमार जो बीएसपी के उम्मीदवार है उनके बीच में है। देखिए नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी के बावजूद मुझे लगता है कि संजीवनी बूटी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो काम कर गया है रविशंकर प्रसाद के लिए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है, 1 तारीख को वोटिंग होनी है। वोटिंग होनी है कहां? काराकाट में। काराकाट की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है और उनके सामने 2 दिग्गज हैं। एक दिग्गज जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर चुके हैं, नाम है उपेंद्र कुशवाहा। और दूसरे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा। तो अभी तक आगे कौन, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं, क्योंकि काराकाट में वो लगातार घूम के आई हैं। ग्राउंड जीरो से उनकी कई रिपोर्टिंग आपने देखी होगी, इसलिए काराकाट पर चर्चा हम बबीता मिश्रा जी के साथ करेंगे। और हम साथ ही ये भी बताएंगे आरा में क्या स्थिति है, बक्सर में क्या स्थिति है और जहानाबाद में क्या स्थिति है। लेकिन पहले बात काराकाट पर। बबीता जी, काराकाट में आप ग्राउंड जीरो पे थी, आपने रिपोर्टिंग की, आपने किसी भी नेता का इंटरव्यू नहीं किया, हमने देखा। ना आपने उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू किया, ना राजा राम कुशवाहा का इंटरव्यू किया, ना पवन सिंह का इंटरव्यू किया। आपने इंटरव्यू किया जनता का। बिल्कुल जनता की राय जानी, और सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में घूम के आपने डालमिया नगर का भी मुद्दा उठाया। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। पहले ये बताइए काराकाट में क्या स्थिति लग रही है, उसके बाद एक टॉपिक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। पवन सिंह ने जोड़ी बनाई थी खेसारी लाल यादव के साथ, जी जी। लेकिन क्या उस खेसारी लाल यादव का कितना असर पड़ेगा वो हम अगले भाग में बात करेंगे। लेकिन अभी तक काराकाट की स्थिति आपको क्या लग रही है? देखिए, मैं काराकाट पिछले दिनों थी, और जैसे कि आपने कहा कि मैंने किसी जो उम्मीदवार हैं, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया। इसके पीछे का रीजन है, आपने कभी देखा है कि मुझे किसी उम्मीदवार का इंटरव्यू लेते हुए? सिर्फ एक आनंद मिश्रा को छोड़कर हमने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि देखिए मैं एक चैनल से हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, जो ग्राउंड जीरो में जाकर के जो विश्लेषण मैं कर सकती हूँ, मैं वही आकलन करके हम जनता तक ही पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जाहिर सी बात है, ना मैंने उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू लिया, ना मैंने पवन सिंह का लिया, और ना ही राजा राम कुशवाहा का लिया। इसलिए इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं देखना चाहती थी कि काराकाट की हवा क्या है, और उस हवा में क्या जातीय समीकरण उभर के आ रही है या नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, जब हम नासरीगंज जाते हैं तो वहां का माहौल चेंज हो जाता है। जब हम नासरीगंज की ओर रुख करते हैं
तो वहां के लोगों का यही कहना होता है कि भाई राजा राम कुशवाहा, उसमें से अगर मैं कहूं कि 10 में से मात्र ऐसे लोग थे, 2 पवन सिंह और 2 उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन नासरीगंज कहीं ना कहीं तारा के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। तारा जो चुनाव चिन्ह है हाँ, राजा राम कुशवाहा का, जो कहीं ना कहीं महागठबंधन उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो महागठबंधन के हिस्से में आते हैं। दूसरी बात, जब मैं रेलवे स्टेशन जाती हूँ देहरी ऑन सोन की, तो वहां जितने भी युवा थे, बुजुर्ग थे, तो वो कहीं ना कहीं पवन सिंह का नाम ले रहे थे। ठीक है। ये जाहिर सी बात है, मैं अपनी पत्रकारिता के साथ कोई दगा नहीं करती, जो सही है मैं वही कहती हूँ। हाँ, एक हवा पवन सिंह है, नो डाउट, एक लहर पवन सिंह है, नो डाउट, लेकिन यहाँ आती है जात पात की राजनीति। कहीं ना कहीं वो एक रात सबों के लिए भारी होती है, चाहे वो राजा राम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो पवन सिंह हो। एक रात का जो खेल है, उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। और रही बात नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं अब जो है नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आते हैं, उस दिन भी मैं थी काराकाट में, और वहां जब आते 16 हवाई अड्डे में, तो वहां के लोगों का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे, जो नरेंद्र मोदी जी वादा करेंगे, हम उसके अनुकूल ही काम करेंगे, यानी कि मिली जुली समीकरण देखिए कि अगर मैं कहूं कि 30% लोग उपेंद्र कुशवाहा, 30% लोग कहीं ना कहीं पवन सिंह, और 40 में अगर मैं गिन लूं तो राजा राम कुशवाहा जी आते हैं। अब रही बात, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो देखिए, आप उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए, अब नरेंद्र मोदी क्या मांगते, वो कहते हैं कि आप मुझे चुने। आपने उनके बयान से सुना होगा, आप मुझे चुने, मैं काराकाट की तकदीर बदल दूंगा। एक प्रधानमंत्री खुद भीख मांग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये होता, भीख मांगना ही होता है। हम दुआरे अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो वो भीख ही कहते हैं उसे। समझ रहे हैं आप? तो जब 5 साल में एक त्योहार आती है लोकसभा चुनाव, जिसमें हर उम्मीदवार सबके नगरी द्वारे जाता है, उसके पैर छूता है, उससे अपने हाथों को फैलाता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री हाथ फैला रहे हैं। सबसे सोचने वाली बात है। उसके बाद आप देखिए, जब वो कहते हैं कि हमें दीजिए, हमें चुनिए, हम बैठेंगे गद्दी में, और हम यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे वो बहुत बड़ा पद पाएंगे। पद का मतलब समझ रहे हैं? कौन सा पद? कभी आपने देखा है कि कोई भी अमित शाह इस तरीके का बयानबाजी करते हुए किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से कोई उम्मीदवार बनाइए और हम उनको सबसे बड़ा पद देंगे? इसका मतलब ये है कि ये जो 40 जिले हैं, 40 लोकसभा सीट है, उसमें सबसे हॉट सीट काराकाट है। और नहीं, अमित शाह ने ये बात 3 जगह के लिए कही है। एक तो अपने जो अभी काराकाट की बात नहीं 3 जगह के लिए इसलिए कही है, और तीनों जगह मतलब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट किया अमित शाह ने, और अमित शाह जिसे मानते हैं, जिसे जिताना चाहते हैं, वो इसी तरह प्रमोट करते हैं। देखिए, नित्यानंद राय जो बिहार बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें अमित शाह काफी मतलब एक छोटा भाई कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, वो मानते हैं। तो उजियारपुर में भी जब अमित शाह गए थे तो यही कहा था कि अमित शाह ने नित्यानंद राय को जिताइए, नित्यानंद राय को बड़ा आदमी कैसे बनाना है, ये मेरा काम है। और सेम चीज उन्होंने काराकाट में कही। क्यों कहा? अब इसके पीछे देखिए, वो बेमुख नहीं हो सकते। बेमुख मतलब समझ रहे? वो कहीं ना कहीं आने वाले जो लोकसभा के बाद विधानसभा जो चुनाव, लोकसभा के बाद आने वाली जो विधानसभा, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं खो सकते। उसमें कुशवाहा वोट बैंक को बर्बाद करना नहीं चाहते। और सिर्फ विधानसभा क्यों, लोकसभा में भी अगर ये मैसेज चला जाता, देखिए
उपेंद्र कुशवाहा के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री आए, गठबंधन में प्रधानमंत्री को जाना ही था, प्रधानमंत्री गए, लेकिन उनके लिए देखिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, राजपूत वोटरों को एक अच्छा प्रभाव है वहां पे काराकाट में, तो राजनाथ सिंह भी काराकाट गए, नरेंद्र मोदी भी गए, हाँ तमाम जो लोग हैं, चिराग पासवान भी गए, चिराग पासवान भी गए, किया उन्होंने, चिराग पासवान भी, तो एनडीए, क्योंकि लोकसभा में भी एनडीए विश्वास दिखा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को बता रही है कि हम आपके साथ हैं, और दूसरा कुशवाहा वोटर पे अगर ये मैसेज चला जाता ना, जैसे स्टार्टिंग में जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझ के हराने के लिए कोशिश धोखा दिया जा रहा है, तो कुशवाहा वोट छिटक रहा था जी, तो इसलिए कुशवाहा वोट न छिटके। और आप देखिए 1 तारीख को इंपॉर्टेंट 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, आरा, मोतिहारी, कई सीटें आती हैं, बक्सर, काराकाट, तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट था, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को इतना हाइप दिया गया, इतना बैक सपोर्ट दिया गया बीजेपी की ओर से। जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री की मैं बात कर रही हूँ, वो हाथ फैला के एक तरीके से भिक्षा मांग रहे हैं, और वो भिक्षा क्या है, काराकाट उनके झोली में आ जाए वो, और काराकाट के लोगों का तकदीर चमका देंगे। डालमिया नगर जैसे चीजों पर वादा कहीं ना कहीं उन्होंने किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब काराकाट की जनता को तय करना होगा कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ जाना है, महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनना है, या फिर पवन सिंह को। ये जाहिर सी बात है, अब बहुत उथल पुथल मचेगी कहीं ना कहीं। वो जो एक रात की मैं बात करती हूँ उसमें बहुत ज्यादा यानी कल की रात इंपॉर्टेंट रात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, देखिए खेसारी लाल, हालांकि कई कलाकार गए, अगर मनोज तिवारी, निरहुआ, क्योंकि वो दोनों बीजेपी में हैं। देखिए मनोज तिवारी की बात करूं तो मनोज तिवारी डरे हुए हैं, वो पवन सिंह के खिलाफ बात नहीं कर सकते, वो डर गए हैं पवन सिंह से कहीं ना कहीं। और मनोज तिवारी की मैं बात करूं तो मैं मनोज तिवारी तो खुद ही ऐसे सांसद जो कहीं ना कहीं कभी अपने क्षेत्र में उन्होंने नहीं घूमा है, तो कहीं ना कहीं जब उनके चलनी में इतना छेद है तो वो दूसरों को क्या दूसेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डरे सहमे से लगे हमें। मैं कह रहा था कि देखिए भोजपुरी जगत की बात करें तो निरहुआ और रवि किशन और मनोज तिवारी खुद बीजेपी से हैं, तो उन्होंने ना विरोध किया ना उनके पक्ष में गए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अक्षरा नहीं गई क्योंकि एक कंट्रोवर्सी है अक्षरा के साथ, लेकिन उसके अलावा जो तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं वो भी जा सकते थे। और दूसरी बात मैं ये भी कह सकती हूँ आपको कि राजा राम कुशवाहा भारी पड़ रहे हैं। नहीं ठीक है, वो तो एक बार जनता तय करेगी, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। अब जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरीके से आप सवाल आपका था कि अब खेसारी लाल यादव पे मेरा सवाल था। मेरा ये था कि कई कलाकार नहीं गए, लेकिन बाकी पूरे भोजपुरी जगत के जितने भी कलाकार हैं वो पवन सिंह के साथ नजर आए। कई उसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम नाम भी नहीं ले सकते, हम खेसारी लाल यादव का इंपॉर्टेंट नाम लेंगे। खेसारी लाल यादव ने अंतिम दिन चुनाव प्रचार के 1-2 दिन पहले अपनी दोस्ती कहिए या जो पवन सिंह और खेसारी कहते हैं कि हमें कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन हमारा रिश्ता छोटे भाई बड़े भाई वाला है, तो खेसारी वहां पे गए और उन्होंने कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, हेलीकॉप्टर से गए थे और शाम को रोड शो किया। मंशा ये थी कि यादव जो वोट बैंक है वहां पे, जो यादव हैं जो खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं, वो पवन सिंह के पक्ष में आए। अच्छी बात है, अच्छी पहल थी, लेकिन दूसरे ही दिन उनके खेमे में चले जाते हैं। दूसरे ही दिन वो नजर आते हैं मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करते हुए। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे में जो यादव वोट बैंक है वो क्या समझे कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के पक्ष में है या वो आरजेडी के पक्ष में है, कि तेजस्वी यादव के जहां भी उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के जहां भी उम्मीदवार हैं, जो भी खेसारी लाल यादव को चाहने वाले लोग हैं वो तेजस्वी यादव के साथ है। तो ऐसे में तो पवन सिंह के लिए जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो वहां की जनता ही कंफ्यूज हो गई होगी। मैं आपको रोकना चाहूंगी, खेसारी लाल यादव के बारे में, वो एक्टर है और कलाकार का रूप बदलता भी है, समझने की जरूरत है। कलाकार जो होता है वहाँ कलाकारी करके चला जाता है, तो खेसारी लाल यादव तो कलाकारी करके चले आए क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, वो अपना फिल्म का प्रमोशन भी तो करके चले आए। हाँ, कुछ खर्चा हुआ? कुछ नहीं खर्चा हुआ, प्रमोशन किया, लाखों की भीड़ थी। हाँ, और कुर्सी भी टूटी, बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा, त्रुटियों को। और फिर उन्होंने जो अपने फिल्म का प्रमोशन भी किया और अपने आप को राजा भी घोषित कर दिया कि अब हम
से बड़ा राजा कोई है नहीं। फिर वहां से चले आते हैं और सीधे अपने खेमे में चले आते, यानी कौन सा खेमा? आरजेडी, महागठबंधन, जहां दिल उनका धड़कता है, खेसारी लाल यादव का। यादवों की चाहत क्या है? यादव। तो यादव की चाहत कौन है? तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव किसके बेटे हैं? लालू प्रसाद यादव, जो यादवों को बांध के रखते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक कलाकार ने कलाकारी कर दी? ये जनता तय करे। मेरा यही मानना है कि यादवों का वोट महागठबंधन की ओर, यानी कि तारा की ओर जाने के लिए अग्रसर है। चलिए देखिए, वो आकलन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारा आकलन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है, जो समीकरण होता है, उसके आधार पे होता है। देखिए, एक लोकसभा में कम से कम 20 लाख मतदाता हैं, एक हम एवरेज निकाले तो हर एक लोकसभा की, तो ऐसे में 20 लाख मतदाता के पास कोई भी चैनल, कोई भी सर्वे वाले जा नहीं सकते। लेकिन हम आंकड़ा निकालते हैं 10 में से 7 का। अगर हमने पूरे अपने 7 दिनों के दौरान कम से कम 500 लोगों से बात की, तो उसमें ज्यादा लोग किसके पक्ष में बात कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम ये तय करते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, समीकरण क्या है, एनडीए का समीकरण क्या है, महागठबंधन का जातीय समीकरण क्या है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके पक्ष में क्या माहौल है। उस आधार पे हमें लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जाते जाते मैं बता दूं, जो जीत की मार्जिन होने जा रही है वो कम होगी, वो एकदम कम होगी। मुझे लगता है 1000 में होगी, लाख में नहीं होगी। बिल्कुल 1000, मैं 1000 ही गिन रही हूँ कि 6 विधानसभा है और 6, आप देखते ना 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। माइंड जो है वो सबके अलग अलग होते हैं, जाते हैं किसी और मन से, करके चले आते हैं किसी और मन से। तो जाहिर सी बात है ये त्रिकोणीय है, और अगर किसी की जीत होगी तो कम मार्जिन से होगी। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा। हाँ, क्योंकि देखिए तीनों ने मेहनत की है, और मेहनत का इनाम किसे मिलता है? उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है, क्योंकि उनके पक्ष में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तमाम लोग लास्ट के समय में आए। राजाराम कुशवाहा को मिलता है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, ये पवन सिंह को मिलता है जिस तरह से शुरुआत से उन्होंने मेहनत की। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अंत के समय में जितनी मेहनत पवन सिंह को करनी चाहिए थी वो मेहनत कम दिखी, देर से निकलना एक माइनस पवन सिंह के जा सकता है। हालांकि दीवानगी है। नहीं, पत्नी ने बहुत मेहनत की है। मैं ज्योति सिंह ने देखिए जो रिपोर्ट आई थी कि भाई थोड़ा लेट से निकलते हैं, लेट से उठते हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि देखिए एक दीवानगी है पवन सिंह को लेके, हो सकता है वो दीवानगी उन्हें जीत भी दर्ज करा दे। देखिए काराकाट के बाद हम एक एक लाइन बाकी सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। बक्सर में आपको क्या लग रहा है? अगर बक्सर की मैं बात करूं तो बक्सर की जो हालात है वो बहुत ही अभी दयनीय है। मतलब कहा जाए कि लोगों का कहना है कि अश्विनी चौबे ने काम नहीं किया, उन्होंने बक्सर के साथ नाइंसाफी की है, सीट बदल दिया और बाहर से आते हैं। और जो एम्स की मैं बात करूं तो जो एम्स बक्सर में होना चाहिए वो भागलपुर में लेके चले जाते हैं, उनका आरोप है। और लोग नाराज है, खासी नाराज है। लेकिन मिथिलेश तिवारी को दिया ना, चेहरा बदल दिया। नहीं, उन्होंने कह दिया कि मिथिलेश तिवारी यानी कि मिस्टेक तिवारी, ये बात वहां की जनता कह रही है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर टक्कर है, क्या लगता है मुझे, महागठबंधन मुझे नहीं दिखी। अगर लड़ाई बीजेपी और आनंद मिश्रा में दिखी है। हाँ। महागठबंधन की जो काफिले जा रही थी उसमें भीड़ नहीं थी। हाँ। क्योंकि मैं उस वक्त बक्सर में थी और बक्सर का चुनावी हवा जो था वो महागठबंधन के खिलाफ है। बक्सर चाहती है एक ईमानदार प्रतिनिधि, और वो भी लोकल मतलब अब वैसे लोगों का कहना है कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं वो उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ करके हमारे बीच आए हैं, हम उनसे सहमत हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते, मतलब उन्होंने ईमानदारी, ठीक है, आनंद मिश्रा ने मेहनत की है। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर किसी में टक्कर है, थोड़ी मजबूती जहां दिख रही है वो बीजेपी और
आनंद मिश्रा के बीच। और एक सर्वे भी आया है कि आनंद मिश्रा कहीं ना कहीं ये जीत का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए जहानाबाद की स्थिति मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं वहां पे था 3 दिनों तक। जहानाबाद में भी देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय नहीं मानूं, मैं मानूं कि दो पक्ष के बीच में मुकाबला है। जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं चंद्रवंशी, वो रेस से आउट होते दिख रहे हैं फिलहाल। हालांकि नरेंद्र मोदी की भी सभा होनी थी लेकिन कैंसिल हो गई, अमित शाह की भी सभा होनी थी, कैंसिल हो गई। इसका भी एक खामियाजा जेडीयू उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है। देखिए भूमियार गोलबंद हो चुके हैं अरुण कुमार के पक्ष में, दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव एक मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो लड़ाई मुझे जो लग रही है वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव और अरुण कुमार जो बीएसपी के उम्मीदवार है उनके बीच में है। हालांकि जनता को डिसाइड करना है। पाटलिपुत्रा में लड़ाई दिलचस्प है, रामकृपाल यादव और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के बीच में। मीसा भारती ने जबरदस्त मेहनत की है इस बार, कि तीसरी बार कम से कम चाचा को हरा दे। एक बात बताओ, लालू प्रसाद यादव की छवि मीसा भारती भी दिखती है। अगर आप गौर से देखें उनका चेहरा, मीसा भारती का चेहरा, अब का चेहरा, तो वो कॉपी लगती है अपने पिता की, मतलब वो दूसरी लालू प्रसाद यादव लगती है। और अब जो उनका बोलने का तरीका है और अपने विरोधी पर वार करने का तरीका है, कहीं ना कहीं वो राम कृपाल यादव को चुनौती देते हुए चुनौती देते नजर आ रही है। चलिए पटना साहिब की बात कर रहे हैं। पटना साहिब में जो मुझे लग रहा है कि नाराजगी के बावजूद रविशंकर प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किया था वो संजीवनी का काम कर जाएगा। देखिए लड़ाई दिलचस्प है पटना साहिब में भी ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके प्रति जबरदस्त नाराजगी पटना साहिब की जनता में थी। मैं रोकूंगी आपको। मैं पटना साहिब की बात करूं, रविशंकर प्रसाद की बात करूं, तो वो हमारे मोहल्ले में भी आए थे। और जब उन्होंने मोहल्ले में मतलब हर घर वो जाके 5 मिनट बैठ रहे हैं, समझने की जरूरत है। हमारा तो फ्लैट है, उसमें कम से कम मुझे लगता है कि 70-75 फ्लैट है, उसमें लोग वहां आकर के, और मैंने देखा कि जितनी भी महिलाएं जो मतलब बस्ती में रहती है, सब उठ पुट के फ्लैट के अंदर आती है। और जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या, किसको, तो उनका कहना है कि मोदी जी को। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था कि तो ये चीज नाराजगी के बावजूद, देखिए नाराजगी थी लेकिन नाराजगी के बावजूद मुझे लगता है कि संजीवनी बूटी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो काम कर गया है रविशंकर प्रसाद के लिए। हालांकि तय करना है 1 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट करती है। एक अंत में आरा पे बात कर लेते हैं। आरा में भी हमें लग रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी आए, योगी आए, वो आरके सिंह के पक्ष में काम कर गया है। हालांकि फिर मैं कहूंगा जनता मालिक होती है, हम समीकरण के आधार पे बात करते हैं। मैं और बबीता मिश्रा जी जो बात कर रहे थे वो जातीय समीकरण के आधार पे, जो एनडीए और महागठबंधन या जो निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में जो भीड़ जुट रही है उसके आधार पे हम बात कर रहे थे कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन रेस में है। अंतिम मोहर जनता को लगाना है जो 1 तारीख को लगाने जा रही है और 4 तारीख को पिटारा खुलेगा। धन्यवाद।